आज के शो का हम आगाज दो टोक बयान के साथ कर रहे हैं जो कि मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल पर बराह रास्त असर भी डालता है और फैलती अफवाहों पर लाइन भी खींचता है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने एक मरतबा फिर सूरत हाल बिल्कुल वाजे कर दी है और ख़ास तौर पर वो मामला जिस पर सोशल मीडिया पर घनगरज जारी थी। साबिक DGISI फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल DGISPR ने साफ कह दिया कि यह मुकम्मल कानूनी और अदालती अमल है, ना इसमें कोई ड्रामा है ना साजिश है, इसलिए कयास आराइयाँ और गैर ज़रूरी तबसरे बंद होने चाहिए। उन्होंने अफगानिस्तान से मुतालिक एक और बड़ा नुक्ता भी क्लियर कर दिया है। ये बात भी फैल रही थी कि गुज़श्ता शब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में कोई कार्रवाई की है और तर्जुमान ने दो टोक अल्फाज में कहा है कि ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि जब पाकिस्तान कार्रवाई करता है तो ऐलान करके करता है और सबसे अहम, पाकिस्तान कभी भी सिविलियंस को निशाना नहीं बनाता है। बिल्कुल, अफगान तालिबान से भी एक पैगाम, मजबूत पैगाम, दहशतगर्दों के खिलाफ काबिल तस्दीक कार्रवाई करें। हमारा मसला अफगान अवाम से नहीं, मसला उस तर्ज अमल से है जो दहशतगर्दों को जगह देता है। उधर अंदरूनी मुल्क कार्रवाइयों का भी बड़ा अपडेट दिया गया है। 4 नवंबर के बाद से 206 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में 4900 से ज़ायद ऑपरेशंस कंडक्ट किए गए हैं एंड रिसेंटली खुदकुश हमलों में इस्तेमाल होने वाले तमाम हमला आवर, जी हाँ, तमाम अफगानी थे। DGISPR ने एक बार फिर याद दिलाया कि पाकिस्तानी कौम और फौज दहशतगर्दी के खिलाफ एक पेज पर है, लेकिन अगर मुस्तकिल कामयाबी चाहिए तो घर को ठीक करना होगा, सिस्टम्स, बॉर्डर मैनेजमेंट, सब कुछ बेहतर करना होगा। बिल्कुल, और एक और बहुत अहम बात यह है कि पाक अफगान सरहद पर जो स्मगलिंग हो रही है और जो सियासी जराइम का गठजोड़ नजर आ रहा है, ये नेटवर्क दहशतगर्दों की सबसे बड़ी ऑक्सीजन लाइन है और तर्जुमान ये कह रहे हैं कि इसे हमें तोड़ना नागुज़ीर है। और आखिर में एक वार्निंग, बैरून मुल्क मौजूद कुछ अकाउंट्स रियासत मुखालिफ बयानियाँ भी बना रहे हैं, उनकी मॉनिटरिंग जारी है और रियासत इस मामले में काफ़ी संजीदा नजर आ रही है। बिल्कुल, आज के शो में हम इस सूरत हाल के अहम पहलू पर बात करेंगे कि इसके पीछे हकीकत क्या है, क्या सूरत हाल बनती नजर आ रही है एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम क्या कोई कंफ्यूजन भी है और ये कंफ्यूजन कहाँ से क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। और ये चीज़ एक और अच्छी हो गई फैसल के, क्लैरिटी आ गई। जो कल से हम देख रहे थे, खबरें गर्दिश कर रही थी ट्विटर पर, एवरीवेयर पीपल वर टॉकिंग अबाउट कि शायद पाकिस्तान ने अटैक किया है, 3 जगहों पर अफगानिस्तान को अटैक किया गया है, फिर वहाँ से खबरें आ रही थी कि जी हमारे सिविलियंस को निशाना बनाया गया है। तो इसकी ऊपर आ गई है, ये बहुत अच्छा हो गया है कि नाउ देयर इज नो कंफ्यूजन अबाउट दिस। एब्सोल्युटली। और साथ ही साथ वो मामलात कि जो इस वक्त जिनकी शहमगोइयाँ भी जारी थी, उस हवाले से भी दो टोक बयान दे दिए हैं। इस मामले पे बात करने के लिए दिफाई तज्जियाकार एयर कोमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब, गुड मॉर्निंग सर एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आगाज़ करते हैं सर, जो अफगान वाले मामलात हैं, और कल से काफ़ी चीज़ें ज़ेर गर्दिश थी, लेकिन उसको DGISPR ने क्लियर कर दिया है और बड़े दो टोक अल्फाज में सारा कुछ बयान कर दिया। मैं चाहूँगा कि इस जो ये बात गुफ्तगू हुई है, इस पर आपका इनिशियल टेक सबसे पहले देना चाहूँगा सर। जी, बहुत शुक्रिया फैसल और सादी, आपने इनवाइट किया जी। थैंक यू। देखिए, ये क्लियर हो गई है कल से बात, काफ़ी सारा कन्फ्यूजन पैदा करने की कोशिश की गई थी और आपको पता है कि प्रोपेगेंडा आजकल बहुत ज़्यादा जल्दी पेनिट्रेट कर जाता है और ख़ासतौर पे नेगेटिव बात हो तो वो ज़्यादा जल्दी सर्कुलेट करती है। हमारी ज़ाहिर है फोर्सेस का कोई चॉइस नहीं है। मैं अक्सर कहता होता हूँ कि हम वेस्ट साइड पर जो कुछ कर रहे हैं ये एक कंपल्शन है, एक ऑब्लिगेशन है, इसको हम ना सेलिब्रेट करते हैं ना इसमें प्राइड फील करते हैं। ये वो कौम है जिसको 40 साल 45 साल हमने ज़ाहिर है एक जगह दी अपनी। अक्सर अफ़गानिस्तान की तरफ से ये कहा जाता है कि उनको हमें याद कराया जाता है पाकिस्तान को कि पाकिस्तान को तारीख़ देखनी चाहिए। अफ़गानों ने सोवियट्स को, अमेरिकन्स को, ब्रिटिश को खाली कराया अपनी जगह और एक सबक सिखा कर भेजा। तो मैं अक्सर उसके जवाब में कहता हूँ कि हमारा उससे ममासलत ही नहीं है कोई। वो इस वजह से कि ये तीनों मुल्क या जो भी पावर्स आई हैं ट्रेडिशनली, उन्होंने इनकी ज़मीन पर कब्ज़ा किया या इनके रिसोर्सेज पर कब्ज़ा किया, इनकी ज़मीन छीन ली इनसे। तो हमने तो 45 साल पहले अपनी ज़मीन इनको ऑफ़र की थी। 30 मिलियन अफ़गान रेफ्यूजीज़ देख लीजिए 45 साल से तकरीबन हर फैसिलिटीज़, अपनी एजुकेशन, मेडिकल, हाईवेज़, कारोबार, सब कुछ इनको ऑफ़र किया। तो कोई आई थिंक इनको रियलाइजेशन करवाने का मसला आ रहा है। और अफसोसनाक बात यह है क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट एक प्रेशर ग्रुप्स हैं, पावर हब्स हैं, तो ये अपने आप को अभी तक उसी मोड से निकल नहीं पा रहे। और हब के इनको ये समझना चाहिए कि अब वो चाहे दुनिया माने या ना माने, वो एक स्टेट है।
यानी एक हुकूमत है, लोगों की नुमाइंदगी करें या ना करें, क्योंकि उधर इलेक्शन नहीं होते, रिप्रेजेंटेशन कोई नहीं है, लेकिन उनको एज ए स्टेट बिहेव करना चाहिए, जिसका मतलब है कि रिस्पॉन्सिबल गिव एंड टेक करके बाय लॉज दुनिया के अदब उसका रखें, कि लिहाज रखें उसका कि हमने दुनिया में रहना कैसे है। वो समझते हैं कि हम वन ऑफ द ग्रुप्स हैं जहाँ के 18-19 कोई वहाँ के ग्रुप हैं, जो कंट्रोल कर लेता है उसी की होती है और उसकी माइट इज राइट है, और पुश एंड पुल एक दूसरे को पावर से करते रहते हैं। इसी तरह वो नेबरहुड में शायद भी यही करना चाहते हैं। सही। एट द सेम टाइम ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान में कोई कन्फ्यूजन ना हो, केपी के मामलात में वहाँ पर कोई कन्फ्यूजन ना हो। जो गुड एंड बैड तालिबान वाली बात की वो बहुत अच्छी थी और वो बहुत क्लियर थी, क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान में ये कॉन्वर्सेशंस होती रही हैं कि जी कौन से हमारे हक में हैं, कौन से हमारे लिए ठीक हैं और कौन से हमारे लिए ठीक नहीं है। उसकी वजह से एक तो आवाम में क्लैरिटी नहीं आती, दूसरी चीज़ मेरे ख्याल में जब आप अगेंस्ट जाते हैं तो आप खुद भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपने बात किससे करनी है और किससे नहीं करनी है। जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि अफ़सोसनाक बात यही है कि हमारी पॉलिसीज़ कंसिस्टेंट नहीं रही हैं, वेरिएबल रही है हुकूमतों के साथ या वक़्त के साथ-साथ या इंटरनेशनल एनवायरनमेंट के साथ। कभी हम उनको सपोर्ट करते हैं और कभी उस तरह नहीं करते, कभी हम डिफरेंशिएट करते हैं। हमें रेज़ोल्यूट और ऑल आउट एक डिटरमिन्ड किस्म की एक फ़ॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए, जिसमें हमें पता होना चाहिए कि हमारे नेशनल ऑब्जेक्टिव्स को कौन करता है और कौन नहीं करता है। देखिए, अफ़सोसनाक बात ये है कि पूरी दुनिया इनको समझ रही है। अब यूरोप से आवाज़ें आनी शुरू हो गई हैं, आप पढ़ रहे होंगे, और बहुत सारी दुनिया में रियलाइज़ेशन हुई है कि ये डिस्टेबलाइज़ेशन, लेकिन क्योंकि इसमें एक इंडियन फैक्टर इस दफ़ा ख़ास तौर पर ऐड हुआ है। देखिए, हामिद करज़ई, अशरफ गनी के ज़माने में भी इंडियन फैक्टर ज़रूर था। उस वक़्त भी इन्होंने हाईवेज़ बनाई थी, ब्रिजेज़ बनाए थे, इनको एजुकेशन सेंटर बनाए थे, इंडिया ने। कोई चीज़ दोनों मुल्कों में कॉमन नहीं है। देखिए, उनकी लैंग्वेज कॉमन नहीं है, बॉर्डर कॉमन नहीं है, उनका मज़हब कॉमन नहीं है, लेकिन इंडिया की उस वक़्त भी एक ही इंटरेस्ट थी, क्योंकि उनको पता था कि हमारा दुश्मन कॉमन है, तो इसलिए अगर इसको फंड किया जाता उस वक़्त, तो एक मॉडरेट ऑलमोस्ट 2000 से लेके 2021 तक इन्होंने 21 साल में तकरीबन हिंदुस्तान ने फॉर्मली डॉक्यूमेंटेड जो एक्सपेंड किया है, वो $3 बिलियन खर्चा है इस पे अफ़गानिस्तान में। इनफॉर्मली जो किया है, वो तो ज़ाहिर है रिकॉर्डेड नहीं होता। तो इतनी मदद जब करने के बाद मकसद क्या था? इसका मतलब ही यही था कि एक ऐसी गुडविल क्रिएट की जाए, वेस्ट साइड से कुछ स्लीपिंग जो सेल्स होते हैं टेररिस्ट के, उनको पेनिट्रेट किया जाए, बॉर्डर को इस्तेमाल किया, यानी 14 तकरीबन इनके काउंसलेट जनरल कौन से मुल्क में होते हैं? आप बताइए, इतने इतने बड़े मुल्क हम वेस्ट में, अमेरिका में, कनाडा में, इंडिया के हैं, तो इनके इतने काउंसलेट वहाँ हैं, वहाँ नहीं थे। यहाँ अफगानिस्तान में थे, ना वहाँ ट्रेड है कोई, ना अफगानिस्तान को कोई कारोबार है, ना उनकी कोई इंडस्ट्री है, ना उनका कोई एग्रीकल्चर है। तो किस बुनियाद पर इतने काउंसलेट बनाए गए? तो तमाम के तमाम वेस्टर्न बॉर्डर पर, यानी कि हमारे बॉर्डर पर बनाए गए थे। तो दैट टेल्स ऑल। बहुत सारे व्यूज को हमें सबको समझ आती है कि क्या मोटिव थे। तो अच्छा। बिल्कुल आपने सही कहा खालिद कि साहब, ये आपने पुराना आपने जो बात की, मैं वैसे तो गुड बैड तालिबान की आपसे सवाल करना चाह रहा था, लेकिन आपने बात इंडियन फैक्टर वाली की है, उससे मेरे जहन में सवाल आया है, द इंडियन फैक्टर ओवर देयर रिकॉर्डेड $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट, अनरिकॉर्डेड जितनी भी हो, उसका कोई मुकाबला हो ही नहीं सकता 40 साल से जायद की उस मेहमान नवाजी से जो पाकिस्तान ने की है। सो ये समझ में नहीं आती कि उनके लिए ल्यूक्रेटिव वो क्यों है, वो इस चीज़ को क्यों नहीं मानते? देखिए फैसल, मैं अक्सर कहता हूं कि तालिबान के लिए अपने मुल्क में जो इनस्टेबिलिटी है, उनको वही स्टेबिलिटी महसूस होती है। वो समझते हैं कि ये हम जब तक इनस्टेबल हैं, ये हमारी स्टेबिलिटी है। इनस्टेबल इसका मतलब ये है कि वो फॉरेन अटेंशन ड्रॉ करते हैं, फॉरेन रेवेन्यू ड्रॉ करते हैं, दुनिया की फोर्सेस जो है उनको एंगेज करना चाहती हैं, और अपना अपना इंटरेस्ट ऑब्वियसली मेंटेन करने की वजह से उनको या फंड करती हैं, इंसेंटिव देती हैं, प्रोटेक्शन देती हैं, और ऑब्वियसली एक एलिमेंट ऑफ सिक्योरिटी देती हैं और कनेक्टिविटी देती हैं। पाकिस्तान पहला मुल्क था जिसने रिकग्नाइज किया था पिछली हुकूमत को, तालिबान की 96 वाली हुकूमत को। यही मुल्ला मुत्तकी जो इंडिया में जाकर बयानात दे रहे थे, उनको पाकिस्तान में जब वो 9 साल के थे तो पाकिस्तान तशरीफ ले आए। जी। बड़े होने तक या जवान होने तक वो पाकिस्तान में ही रहे थे, और उसके बाद जब 96 की तालिबान की हुकूमत आई थी तो ये कल्चर के और इंफॉर्मेशन के मिनिस्टर बने थे। ये नहीं, आपकी बात फैसल में एग्री कर रहा हूँ कि देखिए, सारी उम्र आपने 9 साल से लेकर आपने जवानी तक यहाँ गुजारी, फिर आप मिनिस्टर बनने अफगानिस्तान चले गए, और आप उसी मुल्क के खिलाफ दूसरे दौर में इंडिया जाकर आप बयानात देना शुरू कर देते हैं और सारे सारे कॉम्प्रोमाइजेज भूल जाते हैं। इंडिया का खुद देख लें, इंडियन फैक्टर का फैसल थोड़ा सा मैं एक क्विकली बताता हूँ। देखिए, इंडिया ने सारे खुद कॉम्प्रोमाइजेस किए हैं हमें सिर्फ आइसोलेट करने के लिए। ये इंडिया कहता था कि ये तालिबान हैं जिन्होंने हमारा एयर इंडिया का जहाज हाईजैक किया था।
यस। हम इनसे बदला लेंगे। इनका एक दानिश सिद्दीकी जर्नलिस्ट मारा गया था, इन्होंने कहा जी हम बदला लेंगे क्योंकि हमारा जर्नलिस्ट मारा गया। फिर इंडियन एम्बेसी काबुल में धमाका हुआ, इन्होंने कहा तालिबान ने करवाया। ये नॉर्दर्न अलायंस अहमद शाह मसूद के बेटे को सपोर्ट करते रहे थ्रू आउट। सारे यू टर्न लिए उन्होंने, सारे कॉम्प्रोमाइजेस किए, सिर्फ इसलिए क्योंकि मई में जो एम्बेरसमेंट हुई हिंदुस्तान को, उन्होंने सोचा कि अब हमें सारे लेट गो करने चाहिए, तालिबान को फंडिंग शुरू करनी चाहिए, उनको इंसेंटिव बिल्कुल देना चाहिए और एंगेज करना चाहिए। तो ये सारे कॉम्प्रोमाइजेस सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ एक एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए उनको सारे कॉम्प्रोमाइजेस उन्होंने किए। सही। अच्छा, एक तो अभी ऑब्वियसली इस वक्त इंडिया आइसोलेट हो चुका है, हमें समझ में आता है, और इंडिया को पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए एक बॉर्डर चाहिए, हमारा बॉर्डर अफगानिस्तान से मिलता है। लेकिन इससे पहले हामिद कारज़ाई के दौर में भी अगर हम देखें, इंडिया की बहुत फंडिंग थी और हमें ये पता था कि चाहे वो ईरान हो चाहे अफगानिस्तान हो, वहाँ से दहशतगर्द पाकिस्तान में दाखिल हो रहे हैं। इंडिया वुड ऑलवेज वांट इट। लेकिन अफगानिस्तान के अगर एंगल से बात करते हैं, ये सेंटिमेंट कब चेंज हो गया कि शायद हम उनके कॉमन एनिमी हैं, मे बी फॉर इंडिया एंड मे बी फॉर अफगानिस्तान, बिकॉज अब ऐसा ही लगता है ये। जी सादिया, बिल्कुल आपने ठीक कहा और तकरीबन इसका जवाब उसी से कंटिन्यू कर सकते हैं। हमने जो पिछली बात की है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, देखिए जितना ज़्यादा इंसेंटिव इन तालिबान को दिया जाता है उतना ही ज़्यादा ये प्रो आपकी तरफ पॉसिबल हो सकते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि ये कैश स्टार्व्ड कंट्री है, जिसके पास पैसे नहीं है, या जिसके पास इंडस्ट्री नहीं है, जिसके पास टेक्सटाइल नहीं है, जिसके पास टेक्नोलॉजी का एक्सपोर्ट करने को कुछ नहीं है। तो फिर वो रेंट टेरर वाला जो ऑप्शन होता है ना, वो उसको वो जल्दी ले लेते हैं। और फिर जो हुकूमत में आता है उसको सर्वाइवल के लिए कुछ ना कुछ रकम चाहिए होती है, ज़ाहिर है। फिर कैसे चलाएं, वो गवर्नमेंट कैसे चलाएं, एक रूटीन कैसे चलाएं। फिर वो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स पर या जो कोलैबोरेशन करता है, म्यूचुअल फाइनेंशियल उनको हेल्प करता है। और इसमें क्या शक है कि हिंदुस्तान हमारी निस्बत कई ज़्यादा गुना फाइनेंशियल उनकी हेल्प या एड कर सकता है। अनएथिकल एथिकल की तो मैं बात नहीं कर रहा, इस वक्त तो मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ, फ्यूचर की अगर आप पूछेंगे तो मेरा ख्याल है हमें चाइना को इंडक्ट करना चाहिए। चाइना ने पहले भी पिछले तकरीबन 7 महीनों में 5 दफा हमारे फॉरेन मिनिस्टर की और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात So हुई है Khalid इनके। साहब, do you think there has been a little lapse? Maybe क्या पाकिस्तान को, क्या रशिया को, क्या चाइना को और इस रीजन के और कंट्रीज को राइट आफ्टर जब यहाँ से अमेरिका निकला है बहुत ज़्यादा इंगेज करना चाहिए था, ताकि इकोनॉमिकली उनको स्टेबलाइज किया जा सकता है, नोइंग द फैक्टर कि वो लोग कितने ज़्यादा कैश स्टार्व्ड हैं। जी, बहुत अच्छा आपने सादिया पॉइंट आउट किया ये क्वेश्चन, और आज का नहीं हुआ। देखिए 1979 में सोवियट्स आए थे और हमने बहुत स्ट्रगल की। सबसे ज़्यादा पाकिस्तान फ्रंट लाइन स्टेट्स रहा। मैं एज ए यंग ऑफ फाइटर पायलट पेशावर में मेरी पोस्टिंग थी और हम बहुत ज़्यादा इन्हीं कैंप्स को प्रोटेक्शन देते रहे अगेंस्ट सोवियत अटैक्स। तो राइट। हमने इतना ज़्यादा इनका ख्याल किया। नंबर वन, जो ही 1989 में सोवियत यूनियन गया और बाद में डिसइंटीग्रेट हो गया, अमेरिका ने एक किस्म का जैसे डिसओन कर दिया इस एरिया को। डिसओन का मतलब है, देखिए वैक्यूम होता है, 2 वैक्यूम क्रिएट हुए। एक वैक्यूम क्रिएट हुआ, फाइनेंशियल वैक्यूम क्रिएट हुआ क्योंकि पहले सोवियत यूनियन लुक आफ्टर कर रहा था, फिर वैक्यूम क्रिएट हुआ तो इनको पैसों की जरूरत थी। दूसरा वैक्यूम क्रिएट हुआ उन मुजाहिदीन के लिए जिनको फंडिंग होती थी, उनको डिसोन कर दिया गया या उनके सोर्सेज खत्म कर दिए गए। तो जब आप 2 डायमेंशनल एक मुल्क को सक आउट करेंगे, फाइनेंशियल भी कर देंगे और एक अबंडेंस वेपनाइजेशन हो चुकी है, अब क्या होगा? उन्होंने तो किसी तरह रुक करना है, उन्होंने तो सर्वाइवल के लिए कुछ ना कुछ करना है, तो कन्वर्ट कर गए इनटू टेररिज्म और फिर वही पाकिस्तान के खिलाफ हो गया। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये हर दफा डंप किया गया है इनको, और ये सबसे बड़ी वजह यही है, एक प्लान्ड, एक ग्रेजुअल डिसएंगेजमेंट होनी चाहिए थी दुनिया की और रिहैबिलिटेशन को प्लान होना चाहिए था। वो नहीं हुआ। हम सेलिब्रेशन करती है दुनिया का, हमने सोवियत यूनियन को तोड़ दिया, तो वो सेलिब्रेशन बहुत महंगी पड़ रही है दुनिया को। एब्सोल्युटली। इन अ क्रक्स ये अपने जो रिजीम है अपने अवाम के लिए नहीं ये सोचते, ये अपनी जो नॉन रेगुलर टाइप रिजीम है और जो वॉरलॉर्डशिप है उसको किसी तरीके से चलाते रहे, उस पर सोचते हैं ना। कमिंग टू DGISPR अगेन खालिद साहब, और जहाँ उन्होंने बहुत सारी बातें की वहाँ पे उन्होंने बहुत सारे लोगों की नज़र से ये गुजरी, लेकिन शायद दे डिडंट टुक इट सीरियसली एंड इट वाज कोई गुड या बैड तालिबान नहीं है। नाउ इसको हम इस बात को कैसे लें, ये हमारी स्टेट पॉलिसी है और हम इसमें बिल्कुल भी फ़र्क नहीं कर रहे, इसलिए भी बिकॉज हम पे हमला करें तो फिर हमारे लिए कोई अच्छा बुरा नहीं, वो सिर्फ तालिबान है। जी बिल्कुल फैसल, आपने ठीक कहा। देखिए अगर हम सिलेक्टिव होते हैं
तो हम खुद ही डायरेक्शन लेस हो जाते हैं, क्योंकि जब सिलेक्टिव होते हैं तो कोई स्विच करते हुए उनको भी देर नहीं लगती। जिनको आप कभी गुड समझ रहे होते हैं वो लॉयल्टी चेंज कर लेते हैं, और जिनको बैड समझ रहे होते हैं वो आपके करीब आना चाहते हैं। तो आई थिंक ये डायनामिक्स हैं। एक चीज हमें क्लियर होनी चाहिए कि हमने बड़ा पहले ही रिफ्रेन किया है, यानी रिस्ट्रेन दिखाया है। रिस्ट्रेन का मतलब ये है जिसके पास पावर ज्यादा होती है, मैं अक्सर कहता हूं कि जिसके पास पावर ज्यादा होती है, पावर टू हर्ट उसी की, या पावर टू डैमेज उसी की पावर टू बार्गेन ज्यादा होती है। जिसका मतलब है कि जो फोर्स पावर ज्यादा रखती है हर्ट कर या डैमेज करने की, उसको नेगोशिएशन टेबल पर एडवांटेज होता है। लेकिन हमने वो पावर टू हर्ट या पावर टू डैमेज यूज ही नहीं की। हमने तो बहुत रिस्ट्रेन किया, वेल कैलकुलेटेड, वेल थॉट आउट और वेल टाइम्ड हमने जितनी ऑफेंस किया उनके खिलाफ वो किया था। मैं आपको बता सकता हूं, मैंने कंफर्म किया फोर्सेस से, तकरीबन 100 टारगेट अगर डिलिबरेट होता था तो 5 और 10 को सिर्फ टारगेट्स को एग्जीक्यूट किया गया है। जिसका मतलब ये है कि केयरफुल थे हम, इतने वेल कैलकुलेटेड थे कि ना कोलैटरल डैमेज हो, ना अफगानिस्तान के लोगों को ये फील हो कि हम उनके खिलाफ कुछ काम कर रहे हैं, क्योंकि ये तो एक ग्रुप है जो कंट्रोल कर रहा है, हमने उनको पनिश करना था। अफगानिस्तान के लोगों को तो हमारा कोई मुखालफत नहीं है, हम तो इतना सा प्रोटेक्शन करते रहे। तो आई थिंक इट्स हाई टाइम कि हम मेंटेन रखें गुड और बैड। जो हमारे खिलाफ आएगा वो बैड है, रिगार्डलेस, इसके में कोई चॉइसेस नहीं होनी चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।